ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल ने बजट को दिशाहीन बताया है। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन का आगाज नहीं। यहाँ तो कुछ ऐसा है कि सिस्टम ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो 50,000 रुपये से जो छूट दी है इनकम टैक्स के अंदर, वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो वो अपने आप ही कंपनसेट हो जाती है, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इस पर कहूँगा कि दिशाहीन जो बजट होता है वो सबसे ज़रूरी बात थी, और इसलिए ये निराशाजनक बजट है। दिशाहीन बजट बताया है, बहुत निराशा हाथ लगी है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे उद्योगपति हो। उद्योगपति इतना जान के खुश हैं कि चलो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया है, उसका लाभ हमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मिलेगा। उद्योगपति हमारे साथ हैं, आर्थिक विश्लेषक भी हैं दीपक मैनी जी। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं बनती है, दिशाहीनता आपको भी नजर आ रही होगी यहाँ पे। नहीं, दिशाहीनता वाली बात तो नहीं है सर। ऐसा है कि इसमें जो मेन चीज़ है कि जैसे इंडस्ट्री के आज हालात इतने अच्छे नहीं हैं पूरे भारत में, उसके ऊपर काम किया जा सकता था। इंडस्ट्री को कोई खास छूट दी जा सकती थी, पर इंडस्ट्री उसको भी लेकर इतना वो ज़्यादा नहीं वो कर रही। सबसे मेन चीज़ इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन की भी जरूरत है। प्रोत्साहन छूट के साथ साथ जहां पे उद्योग सफल नहीं हो पा रहे हैं, जहां पे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम भी सरकार का है। हाँ जी, वैसी कोई योजना नहीं है। बिल्कुल कोई योजना नहीं दी गई, कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है इंडस्ट्री के लिए। जो मेन छोटी इंडस्ट्री को कुछ दिया जा सकता था, छोटी इंडस्ट्री के लिए जैसे जीएसटी का इन्होंने अभी पोस्टपोन कर दिया। अभी इमीडिएट राहत दी जा सकती थी जीएसटी को लागू करके, उसमें इनको समय की ज़रूरत है, वो अभी सरकार को सोचना है। उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया। अभी जैसे आपने बताया कि बिजली के ऊपर आपने बात करी, बिजली का क्लियर नहीं कि बिजली कब से ठीक हो जाएगी, ये थोड़ा किया जा सकता था। प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव है, लेखा जोखा नहीं है कि कौन से उसमें बिजली तो सब सरकारों ने वायदा किया कि बिजली अच्छी करेंगे। ये चौटाला जी के टाइम से हो रहा है कि बिजली अच्छी हो जाएगी, हुड्डा जी के टाइम पे भी हुआ, भारत सरकार में भी कहा, सब कुछ हुआ, पर बिजली अच्छी नहीं हो पाई। और अभी तक भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फैक्टर नहीं है बिजली वाला जो है। और दूसरी बात जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका तो इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा, आम जनता को भी फायदा मिलेगा। जिन मदों पे एलोकेशन हुआ है नीतीश जी, उसको लेकर हमने चर्चा की कि यहाँ पे एलोकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहां से कोई प्रोडक्शन नजर नहीं आता है, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ इस बजट में प्रस्तावों की भरमार है, प्रस्तावों से काम नहीं बनता है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंकड़ा रखना चाहिए था कि ये प्रस्ताव है तो इसको लेकर हमारा टारगेट टाइम क्या है, और उस टारगेट टाइम के दौरान हम कितना उसको दे रहे हैं, और उसके लिए हम लाएंगे कहां से, ये पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। क्योंकि बजट को सीधे शब्दों में अपने अंदाज में जाने तो ये लेखा जोखा ही है, बही खाता है बस। बिल्कुल सही कहा मनीष। अगर आप अपने जेब की तुलना करें सीधे सीधे इससे, और आप ये अनुमान लगाते हैं कि जब आपकी सैलरी आती है तो आपको ये पता होता है कि आपका इनकम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप जब अपने खर्चों को एलोकेट करते हैं, यानी कि एक घर का बजट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से देश का बजट तय होता है। और वैसी स्थिति में जब ये पता होता है कि आपके पास अर्निंग्स क्या क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हो सकते हैं, जो सरप्लस आपका एक्सपेंडिचर जाता है, दैट इज़ हम उसे कहते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था के जरिए पूरा किया जाता है, जो वित्तीय घाटा हमारा होता है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो खर्च और आमदनी का ब्यौरा है, जो एलोकेशन जैसे जैसे हम शो करते हैं, उसका एक निश्चित खाका होना चाहिए था, उसका एक रोड मैप होना चाहिए था कि हम ऐसे ऐसे इस मद में खर्च करेंगे और यहाँ से मेरा रेवेन्यू आएगा जो इतना होगा। अगर रेवेन्यू और खर्च बराबर होता है तो एक नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है। चलिए देखिए, एक सरल एग्जांपल आपको कंटिन्यू करना है, मैं जोड़ता हूं कुछ इसमें। जैसा कि किसान टीवी की बात कही गई है, उसके लिए आप 100 करोड़ देंगे। आईआईएम होंगे, एम्स होंगे, कहां पे होंगे ऐसा मोटा मोटा बताया गया है, लेकिन उसके लिए आप कितना देंगे, कब तक देंगे, और वो कब तक मूर्त रूप लेंगे, इसका हिसाब नहीं है हमारे बजट में। नहीं, इसका आप देखिए कि इसका हिसाब तो नहीं ही है। आप एक चीज़ देखें कि इससे रिटर्न क्या मिल रहा है, क्या वो वाकई में मल्टीप्लाई होंगे, एक्सेलरेट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। क्या उनसे कुछ नया रिटर्न बनेगा, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार होगा? नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में ये सारे खर्चे आपके अनप्रोडक्टिव खर्चे काउंट होंगे। हाँ, जो प्रोडक्टिव खर्चे हैं, नहीं, जो कि हम कल्याणकारी योजनाएं इन्हें मान सकते हैं, लेकिन कल्याणकारी योजनाएं मान सकते हैं आप, लेकिन वो कल्याणकारी योजनाओं का रेशियो क्या होना चाहिए?
अगर आप टैक्स जीडीपी रेशियो देखें तो उस रेशियो को बढ़ाने की बात आप करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जब इस रेशियो पर आते हैं तो इस खर्च का एक पूरा का पूरा रेशियो जिसका कोई आकलन आप अपनी दूसरी तरफ से नहीं देते, कहीं से उसे बराबर करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि वाकई में मोटिवेशनल रही इस बजट में। सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाने की बात, कहीं ना कहीं जो अभी तक जो शेयर्स आ रहे थे उसके अलावा उसे बढ़ाए जाने की फ्लो बढ़ेगा वहाँ पर। झुग्गी झोपड़ी विकास की बात उन्होंने की और उसे कॉरपोरेट के CSR एक्टिविटीज़ से जोड़ने की बात उन्होंने कही। ये एक बेहतर कदम माना जा सकता है कि जो पैसा विकास के नाम पर कंपनियां खर्च करती हैं वो पैसा कहीं एक बेहतर जगह जाए और उसका एक लाभ मिले किसी एक तबके को। FDI लाने की बात उन्होंने कही, 26% से बढ़ा करके 49% किया। इसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा निश्चित तौर पे। जो पूंजी हमारे पास आएगी, पूंजी आएगी तो एक नए कारोबार या उस कारोबार के विस्तार की स्थिति बनेगी, रिटर्न बनेगा, प्रोडक्टिव खर्चे हैं ये सब। सब्सिडी कम करने की बात इन्होंने कही। इन्होंने ये कहा कि ज़रूरतमंदों को सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि साफ तौर पर ये संकेत दे दिया कि जो कैश सब्सिडी, इस वित्तीय वर्ष में तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। नहीं, इस वित्तीय वर्ष से शुरुआत तो जरूर होगी। कैश सब्सिडी की बात जो इन्होंने कही है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि हम कैश सब्सिडी लाएंगे, मंत्रालयों के ऊपर छोड़ा है बिल्कुल, लेकिन इन्होंने ये संकेत दे दिए कि वो इस दिशा में सोच रहे हैं। अगर वो इस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो नो डाउट एक बेहतर स्थिति बात होगी। सोचिए, अगर वाकई में यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाना था कैश को लेकर, तो बहुत बोल्ड सा स्टेटमेंट या बोल्ड सा कोई वहाँ पे कोई योजना हम देखते, कुछ ऐसा प्रयास देखते, कोई ऐसी बात देखते। घुमा फिरा के मंत्रालयों पे बात छोड़ दी गई है। मंत्रालय करेंगे नहीं करेंगे, सरकार कितना सहज पाती है इस दौरान खुद को उस सब्सिडी की कटौती के लिए, नहीं पाती है, चीजें इन सारी बातों पे डिपेंड करती हैं। मनीष, इसे थोड़ा सा सियासी रूप अगर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्पष्ट किए जा सकेंगे। आप देखें कि जो बयान आया वित्त मंत्री जी का बाद में कि जो पहले जो गाड़ी इनकी हिचकोले खा रही थी वो समतल करने की कोशिश इन्होंने की है। नो डाउट एक स्थिति अगर उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अगर हम बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से अगर इसे देखते हैं तो निश्चित तौर पे ये पाते हैं कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं दिखा। लेकिन अगर थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अगर आप रखें इस बजट को लेकर के, तो आप ये देखेंगे कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से उन्होंने एक गैप भरने की कोशिश की है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, जितनी तवज्जो इन्होंने दी है इसका एक दूरगामी परिणाम दिखेगा। आप देखें कि डिफेंस सेक्टर में इन्होंने जो बात कही है प्रोडक्शन और हथियारों को लेकर के जो इनका कदम है, एक विजनरी कदम नज़र आता है। कुछ नए स्टेप्स ऐसे ही जो खुश करने वाले स्टेप्स दिखते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात कर ले, छोटी सी चीज़ें हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ दिखती है कि हाँ इस तरह की चीज़ आ सकती है। कम लागत वाले मकान पे इन्होंने फोकस किया है कि कम लागत वाले 90% मकान कम लागत वाले होने चाहिए, यानी टोटल जितने मकानों की जरूरत उन्हें 2022 तक गिनाई है, उस मकानों में 90% मकान कम लागत वाले होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इस बजट में बिल्कुल हम इसे शून्य कर दें। हाँ, यहाँ पर ये जरूरी है कि इसे नहीं, डायरेक्शनल, यहाँ पे जो बात समझ में आती है, पॉलिटिकली इसे डायरेक्शनल बजट कहा जा सकता है मनीष, मेरे हिसाब से। नीतीश जी, हम इसको शून्य बजट तो कह ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसमें कोई दिशा नहीं है। हाँ, और इसमें कोई नयापन नहीं है। जो पिछले 10 साल से कांग्रेस जो बजट पेश कर रही है, यूपीए सरकार पेश कर रही है, उसी कड़ी में ये 11वां बजट लगा। हम वही कह रहे हैं कि 2 दिन पहले हमने आंधी देखी है, जिस तरीके का रेल बजट आया, बुलेट बजट कह सकते हैं उसे, और यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है। मेरे मन में तो सिर्फ यही सुबह है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपने वादों के बोझ तले इस डर के मारे दबे हैं कि चलिए अगर हम उतना कुछ कर नहीं सकते तो कुछ खराब ना होने दे, वरना लोग हमें बड़ा कोसेंगे। मुझे लगता है कुछ कह रहे हैं। हाँ, एकदम सही, यही बात है। इन्होंने वही सोचा है, चूंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन्होंने अपने आप को बचाया है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने रेल किराया बढ़ाया था, माल भाड़ा और यात्री किराया बढ़ाया था, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था क्या यही अच्छे दिन है, इसी के लिए हमने इनको वोट दिया था। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने लगे थे, प्याज फिर रुलाने लगा था, और आलू और इन सब के दाम बढ़ने लगे थे। इससे बचने के लिए अगले विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, जो कई राज्यों में होने वाले हैं,
ये बजट पेश किया गया है और जानबूझ के वैसे कदम नहीं उठाए गए हैं जिनका कि प्रभाव पड़े। और ऐसा दिख भी रहा था जमीनी स्तर पे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे थे। आप देख लीजिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय और आज के डेट में इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर गया है। इसको आगे तक ये गिराना नहीं चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने ऐसा बजट पेश किया है। कड़वी घूंट ना पीनी पड़ जाए खुद को, कड़वी दवा देने के चक्कर में ये जो स्थिति है वो सरकार को यहाँ पे रोकती हुई नजर आ रही है। उमेश जी, देखिए, पंकज जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में होने वाले हैं। ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। जब भी कभी बजट पेश करेंगे 6 महीने 8 महीने साल भर बाद चुनाव तो आने ही किसी न किसी राज्य में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो रिफॉर्म करना चाहते हैं वो ना करें और उसके बाद वही ढर्रा चलता रहे और जो वायदे किए हैं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के, वो इससे साबित ये होता है कि अर्थव्यवस्था इसी ढर्रे पर चलती रहेगी और उनके जो वायदे हैं वो ज्यों के त्यों धरे के धरे रह जाएंगे। कड़े उपाय अगर करने हैं तो आज ही क्यों नहीं करते, क्यों परवाह करते हैं आप विधानसभा चुनाव की? उनको करने चाहिए। विधानसभा चुनाव की अगर परवाह करेंगे तो आप कभी सुधार नहीं कर पाएंगे, कभी रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इस बजट की जो इरैशनैलिटी है, जो अटपटापन है, वो मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं। आप ये देखिए, पीने के पानी के लिए 3600 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया है। महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण के लिए 6000 करोड़ रुपए का। यानी अचानक वरिष्ठ नागरिक इतने प्रायोरिटी पर कैसे आ गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। महिलाएं कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? तो वो 6000 करोड़ का आवंटन किस आधार पर किया है, ये समझ से परे। इससे लगता है कि बजट बनाने में रैशनैलिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे पीने का पानी जो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए 3600 करोड़ रुपए। महंगाई जिससे पूरा देश त्रस्त है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए। सुशासन के लिए 100 करोड़ रुपए। बजट बनाने वाले भ्रम में रहे हैं। और अकेले वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण के लिए 6000 करोड़ रुपए। कोई तुक है इसमें? तो फिर यहाँ पे तो हम भ्रम की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे सरकार ने चतुराई भी नहीं दिखाई है। यहाँ पे जो कहते हैं कि बजट बनाने वाले जो लोग हैं वो सही से चीज़ों को भाप नहीं पाए हैं, उसका आकलन नहीं कर पाए हैं। औने पौने हालात में जहां जो लगा वहां उठा उठा के डाल दिया। ऐसा ही लग रहा है। योग्यता की कमी कहेंगे इसे हम सीधा। आप योग्यता की कमी भी है और मुझे लगता है कि बजट बनाने का अनुभव भी नहीं है लोगों को। वरना जैसे हमने दोपहर में जब चर्चा की तो एक हमारे एक्सपर्ट कहा कि जिस तरह से वो प्रसाद बांटते हैं, सबको मुट्ठी भर भर के दे दिया, तो उसी तरह से 100 करोड़ यहाँ दे दो, 50 करोड़ यहाँ दे दो, 100 करोड़ यहाँ दे दो, 50 करोड़ यहाँ दे दो, 100 और 50, 100 और 50 में यही फिगर उनके दिमाग में रही है। 100 करोड़ वाले 14 योजनाएं हैं, 14 योजनाएं जिसमें 100 करोड़ रुपया दिया है। तो कहीं कोई रैशनैलिटी है कि 100 करोड़ किस आधार पर दिया आपने? कोई बेस तो होगा ना। फिर तो यहाँ पे बहुत कड़े कड़े सवाल है नीतीश जी। अर्थशास्त्र का बुनियादी जो फॉर्मूला होता है उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया इस बजट को बनाने के दौरान। मनीष, देखिए, जितने भी एलोकेशंस किए गए हैं, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इसमें कई सारे ऐसे एलोकेशंस हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी गिनाया था, जैसे टीवी हो गया, वार मेमोरियल हो गया, पुलिस मेमोरियल हो गया, सुशासन हो गया, सरदार पटेल की मूर्ति हो गई। आप देखें कि सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ दिए गए, बुनकरों के लिए 50 करोड़। तो आप ये देखें कि जो ग्रोथ मॉडल जहाँ से दिखना चाहिए था, वो ग्रोथ मॉडल नाम की तो चीज़ नहीं है। जो एलोकेशंस हुए हैं वो बहुत ही अगर कहें तो एब्रप्ट कहे जा सकते हैं कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है कि किस चीज़ में क्या एलोकेशन कर रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। निश्चित तौर पर समझ में आता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें आप उससे इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कुछ एक जगह पर विजन्स दिखे हैं, उसका एक प्रॉपर इम्पैक्ट किस तरीके से आता है। और अगर सरकार ये कहती है कि नहीं, हमें महंगाई बढ़ने से रोकना है, और वहां पर अगर वो कुछ अच्छा, एक और बात आप लोग समझाइए हमें। इम्पैक्ट दिखता है। दीपक जी 500 करोड़ रुपए कहां पे लगाए जाएंगे जो महंगाई थमेगी? कैसे लगाए जाएंगे? क्या होगा उन 500 करोड़ रुपयों का?
500 करोड़ में महंगाई नहीं थमेगी जी, बिल्कुल नहीं तो किया क्या जाएगा, उससे करना क्या है सरकार को, इसको बताया नहीं है सही तरीके से। क्लियर अरुण करना जेटली। चाहिए था। 500 करोड़ रुपए तो 500 करोड़ तो प्याज ही खा जाएगा जी। 500 करोड़ का तो वो तो सरकार को पहले बताना चाहिए ना कि 500 करोड़ रुपए किस जगह पे, किस खास कमोडिटी पे लगाएगी। 500 करोड़ तो अगर गेहूं के दाम एक जगह पे भी मुआवजा देना पड़ जाए सरकार को, 500 करोड़ का तो पता ही नहीं चलेगा। तो 500 करोड़ की तो कोई एक इतने बड़े भारत जैसे देश में 500 करोड़ की क्या वैल्यू है बताओ। इस लिहाज से अरुण जेटली से अगले बजट में क्या उम्मीद करते नहीं, हैं आप? ये मुझे लगता है ये 500 करोड़ रुपए जो मैं समझ पा रहा हूँ वो महंगाई रोकने के लिए जिन्स नहीं खरीदे जाएंगे। ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कि यहाँ पर मान लो किसी चीज की प्रोडक्शन बहुत अच्छी इफरात में पैदा हुआ है, 500 किलोमीटर दूरी पर उसी प्रोडक्ट की किल्लत है, उसको इमीडिएट कैसे पहुंचाया जाए वहां पर, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर भी उतना ही किया जाए जितना जिस तरह से यहां पर हो रहा है। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये उस मद में जाएगा कि प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो हमने एफर्ट्स किए हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स बेसिकली आप उसमें तो सर, उसमें तो सरकार ने और ये भी पराकाष्ठा है सर कि हमें अनुमान लगाना पड़ रहा है। वित्त मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया कैसे करेंगे, कल को हो सकता है कि जो आप बता रहे हैं वो ना हो कहीं और। नहीं, बिल्कुल। ये क्योंकि 500 करोड़ में सामान खरीद के नहीं दिया जा सकता। 500 500 करोड़ में तो पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। यही तो बात है कि हमें अनुमान लगाना पड़ रहा है कि उन 500 करोड़ रुपयों का होगा क्या, नहीं, ये उमेश स्पष्ट जी, करना चाहिए था। आप जो आप चीज कह रहे हो उसके लिए किसानों को ये भी तो छूट दे दी गई है कि अपना माल पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकते हैं जाकर। नहीं, वो छूट दी है, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो शामिल होगी। वहां जाएंगे तो महंगा तो होगा। और किसको आप बताइए कि हरियाणा का किसान, आप बताइए नासिक में जाकर के प्याज बेचेगा या नासिक का किसान हरियाणा में आकर प्याज बेचेगा? नहीं तो क्या उसमें भी सरकार तो थोड़ी वहां पर अगर मान लो प्याज है मंडी थोड़ा में, ब्रॉड वे में अगर सोचा जाए तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आप ये कहें कि जमाखोरी, काला बाजारी, कालाबाजारी, इन इन सबको तमाम यस, चीजों से मैं- निपटने के लिए बिल्कुल ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर्स आप पूरे ओवरऑल अगर देखें तो उसके लिए उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई को फोकस करते हुए उसे काबू में करने के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं उन पर ये खर्च उससे allocate रिलेटेड किया जाएगा। महंगाई को रोकने से रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं उन पर जो खर्च होगा ये 500 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किया है। तो क्या सरकार यहाँ पे असफलता स्वीकार करती है, क्योंकि पहले से ही वो अथॉरिटीज हैं जो कि अपने स्तर पे आके काम करें तो इन 500 करोड़ की जरूरत ना पड़े? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि 500 करोड़ की ज़रूरत पड़े या ना पड़े ये तो बाद की चीज़ है मनीष। सीधा सा फंडा ये है कि सरकार को इस चीज़ को भी समझने में काफ़ी तकलीफ़ हुई है लगता है इस बजट को देखकर कि उनके 1 रुपये की आमदनी और 1 रुपये का खर्च कैसे मैनेज होगा। शायद उन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो 1 पैसा 4 आना कहाँ दे, 8 आना कहाँ दे और 2 पैसे कहाँ लगाए। इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं था। शायद ये एक बड़ी वजह रही है एलोकेशंस की। लेकिन हाँ, समझने की कोशिश लगता है उनकी तरफ से भी जारी है और शायद ये सोच करके कुछ ऐसे एलोकेशंस किए गए हों कि इनके क्लू कहीं और से हमें आ जाए। चलिए, जैसा देख के लगता है। सेंसेक्स और अब सरकार की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रघुराम राजन के गवर्नर बनने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कम से कम यह है कि बजट बनाने से पहले या इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने से पहले एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो नियुक्त कर देते। जी, उसके बिना आपने इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया है, उसके बिना ही उसकी अनुपस्थिति में ही आपने बजट तैयार किया है। तो जब आपके पास उस टॉप लेवल का कोई व्यक्ति नहीं है तो बजट कैसा तैयार होगा इसका तो अनुमान आप वैसे लगा सकते हैं। चलिए, सेंसेक्स और निफ्टी पे हमने बातचीत की थी। उस वक्त दिन के समय हमारी चर्चा भी हुई थी कि अचानक से उछाल देखा हमने, लेकिन जब बाजार बंद हुआ है तो गिरावट के साथ बंद हुआ है और चेन है। जमीन से अगर बात करें तो निफ्टी के सूचकांक तक सेंसेक्स का जो स्तर था उस तक एक चेन है। जैसे जैसे चीजें ग्राउंड पे जा रही हैं, क्या सेंसेक्स वापस अपने स्तर पे आ रहा है? मनीष, और कल तक सेंसेक्स और निफ्टी की बात तब भी मैंने यही कही थी कि एक फौरी नतीजा देखने को मिलता है, तत्काल उछाल देखने को मिला एक खास घोषणा के बाद अगर आप देखें तो। और मैंने ये कहा था कि डे एंड तक क्या स्थिति होगी सेंसेक्स वो हमें दिखने लगा है। बिल्कुल वो चीज़ें साफ दिख रही हैं।
तो अब काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद क्लियर होती जा रही हैं ग्रेजुअली, अगर आप देखें तो। और जैसे जैसे जो रिएक्शंस आने थे वो अब ग्रेजुअली आ रहे हैं। वैसी स्थिति में स्टॉक मार्केट का रिएक्शन बहुत ही जेन्युइन सा दिखता है कि शुरुआत में जब एक उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही थी, जब तक घोषणा नहीं हुई थी, शेयर मार्केट नेगेटिव जा रहा था। जैसे ही घोषणा हुई, एक पर्टिकुलर घोषणा के बाद, इंडस्ट्री से रिलेटेड घोषणा के बाद अचानक शेयर मार्केट उछल गया और फिर ग्रेजुअली डाउनफॉल हुआ है। आप देखें कि जो उछाल हुई है वो काफ़ी स्टीप उछाल है, लेकिन जब वो डाउनफॉल हुआ है बहुत ग्रेजुअली डाउन हुआ है और जाके 70 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है शाम को। बिल्कुल शुरुआत भी अगर आप देखें तो तकरीबन 100 अंकों के लगभग गिरावट थी और वही गिरावट आप आखिरी में देख रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएशन साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि जैसे चलिए अब आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अनुमान लगाइए कल कैसे खुलेगा बाजार, गिरावट के साथ या जो हमने ट्रेंड देखा है अभी, जैसे रूट पे चीजें आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या कल बाजार जब खुलेगा तो गिरावट के साथ? संभावनाओं और आशंकाओं का बाजार माना जाता है शेयर बाजार, अगर देखा जाए तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि कल कैसे खुलेगा। हालांकि ये उम्मीद जताई जा सकती है कि कल बाजार पॉजिटिव खुलना चाहिए, क्योंकि जब बिकवाली होती है, जब बाजार डाउन होता है, जब निराश होता है, उसकी अगली सुबह ज़्यादातर ये उम्मीद रहती है कि मार्केट बढ़कर खुले। बिकवाली की गुंजाइश वहां पे देख रहे हैं और इससे बाजार नहीं, में कल खरीदारी की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी क्योंकि आज बिकवाली हुई है। शाम के वक्त जब मार्केट गिरा है उस वक्त बिकवाली का दौर था और अब खरीदार लपकेंगे, जैसे कि एक बार थोड़ी करेक्शन की स्थिति और थोड़ी बिकवाली का दबाव, ये कह सकते हैं आज के लिए। अगर शेयर मार्केट की भाषा इस्तेमाल की जाए तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट मामूली गिरा है, औंधे मुंह नहीं गिरा। औंधे मुंह नहीं गिरा है। अगर औंधे मुंह गिरता तो कल के हम ये कह सकते थे कि नीचे खुलेगा, गिरावट के साथ खुलेगा। लेकिन अब चूंकि मामूली गिरावट है, इसलिए नीतीश जी का कहना बिल्कुल सही है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट खुलेगा। शाम को खरीदारी हुई होगी और उसके कारण उत्साह दिखेगा सुबह के वक्त। कुल मिला के बजट को आप किस स्तर पे देखते हैं मैनी साहब? एक अच्छा बजट कहा जाता है। बहुत सीधा जवाब दीजिएगा। एक अच्छा पॉजिटिव साइड की तरफ जाता हुआ बजट दिख रहा है। देखो सरकार को लेकिन समय, आप इसको अभी बता समय नहीं बहुत पाए। ज्यादा, पूरे घंटे भर की चर्चा में आप बहुत इसे ज्यादा बता समय नहीं पाए। मिला सरकार को। वो समय का जो वो है वो बजट बनाने के लिए भी नहीं मिला और अभी सरकार को भी कुछ समय नहीं हुआ इतना ज़्यादा। अभी इसके लिए मेरे हिसाब से अच्छा बजट कहा जा सकता है, पॉजिटिव बजट कहा जा सकता है। शुक्रिया आप सभी का, दीपक मैनी जी, नितेश कुनहा जी, पंकज कुमार जी, उमेश जोशी जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बार बार हमें कहना पड़ रहा है, हर चर्चा के बाद यही नतीजा है कि बजट सामान्य है। नमस्कार।